व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने जाएंगे वो है जनरल डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉट, जो कि हमारा चौथा जनरल डिफेंस है अंडर लॉ ऑफ टॉट के अंदर, जो कि है एक्ट ऑफ गॉड। उसको हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। और इसका जो पिछला वीडियो है उसमें हम लोग और तीन जनरल डिफेंस को कवर कर चुके हैं अंडर लॉ ऑफ टॉट, जो कि है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, इनएविटेबल एक्सीडेंट और प्लेंटिव हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर। इसको हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं। अगर आप लोगों में से कोई देखना चाहता है उस वीडियो को तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अलग से थंबनेल लगा हुआ है, आप लोग जाके उसमें देख सकते हो अगर किसी को दिक्कत हुआ समझने में, ठीक है ना। तो और हम लोग लॉ ऑफ टॉट के अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे आगे पहुंचे आप लोगों के पास। और हम लोग इसी के साथ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी स्टार्ट कर चुके हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और कवर करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और बेल आइकन को दबा देना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि है एक्ट ऑफ गॉड, जो कि है चौथा हमारा जनरल डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉट। तो एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ, जनरल डिफेंस जो है वो किसके लिए हेल्पफुल होता है, वो किसके लिए मतलब किसको जरूरत होता है जनरल डिफेंस, ये मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन पे कि हाँ जनरल डिफेंस इसके लिए जरूरत होता है। जनरल डिफेंस का अप्लाई कौन करता है, उसका हेल्प कौन लेता है। तो मैं बताता हूं कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जहां पे मैंने जनरल डिफेंस का इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मैंने बनाया था स्टार्ट करने से पहले, उसमें मैंने बता के रखा था, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको भी समझ में आए। तो जनरल डिफेंस कौन किसको हेल्पफुल मतलब किसको चाहिए होता है, किसके लिए वो जरूरत है जनरल डिफेंस, डिफेंडेंट के लिए। डिफेंडेंट कौन है, जिसके ऊपर सूट फाइल होता है, यानी कि जिसके ऊपर केस होता है, उसको जनरल डिफेंस का जरूरत होता है, क्योंकि खुद को सेव करने के लिए, किससे, रेमेडी देने से, कहां पे, कोर्ट पे। क्लियर सबको। तो अब चलो, एक्ट ऑफ गॉड मतलब भगवान का कार्य, इसका मतलब भगवान का कार्य, भगवान का काम, ऐसा वर्क जो भगवान के द्वारा हो रहा हो या हुआ हो। तो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस डिफेंडेंट कब लेता है, जब कोई कार्य जब कोई कार्य नेचुरली यानी कि भगवान के तरफ से, भगवान के द्वारा हुआ हो और उस वर्क के वजह से, उस कार्य के वजह से अगर किसी को लॉस या डैमेज पहुंचे, तभी अगर जिसको लॉस या डैमेज पहुंचा है वो बंदा, वो पार्टी अगर डिफेंडेंट के ऊपर केस डाले, तो डिफेंडेंट एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लेके खुद को सेव कर सकता है कि ये जो कार्य था, ये जो वर्क था, वो मेरे द्वारा नहीं किया गया, वो भगवान के कार्य के वजह से वो लॉस या डैमेज प्लेंटिफ को पहुंचा। क्लियर सबको, मुझे बताओ यहां तक सबको क्लियर है। मतलब ऐसा कार्य, जो कार्य भगवान के द्वारा हुआ हो, भगवान के द्वारा वो कार्य हुआ हो और उस कार्य से, उस वर्क से किसी दूसरे बंदे को डैमेज या लॉस पहुंचे, तो वो बंदा अगर केस डालता है कोर्ट पे, जिसके ऊपर केस डालेगा वो डिफेंडेंट बनेगा, और डिफेंडेंट इसका हेल्प ले सकता है खुद को सेव करने के लिए कि वो जो वर्क था वो भगवान के तरफ, भगवान के द्वारा किया गया था और भगवान के द्वारा किए जाने से उसको डैमेज पहुंचा। फॉर एग्जाम्पल कैसा कैसा कार्य मतलब कैसा वर्क भगवान के द्वारा किया जाता है, नेचुरली होता है, जो जैसे हो गया अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, आपका फ्लड हो गया, सुनामीज हो गया, हेवी रेनफॉल हो गया, दिस ऑल आर एक्ट ऑफ गॉड, दिस ऑल आर वर्क ऑफ गॉड। क्लियर सबको। ऐसा अगर अर्थक्वेक से अगर किसी को डैमेज पहुंचता है, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, सपोज ये एक बिल्डिंग है, एग्जाम्पल देखो और अच्छे से क्लियर होगा, एग्जाम्पल देखो सबको ध्यान से।
ये सपोज एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग कौन बनाया? एक इंजीनियर ने बनाया। ये बिल्डिंग कौन बनाया? एक इंजीनियर ने बनाया। तो इंजीनियर ने बनाने के बाद प्लेंटिफ से क्या कहा था, मतलब जो घर का मालिक था उससे इंजीनियर ने क्या बताया था कि आपका जो ये घर है ये 50 साल तक कुछ नहीं होगा, घर का कुछ टूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ डैमेज नहीं होगा घर का। ये कौन बताया था? ये घर जो बनाया था, जो इंजीनियर था, उन्होंने बताया था ओनर को, इस घर का ओनर को, कि आपका घर 50 साल तक कुछ नहीं होगा। अब क्या हुआ? 25 साल बाद एक अर्थक्विक आ गया। क्या आ गया? एक अर्थक्विक। क्या आ गया? एक अर्थक्विक आ गया। अर्थक्विक आने से क्या हुआ? ये घर टूट गया। अर्थक्विक आने से क्या हुआ? ये घर टूट गया। अब ये घर टूट जाने के बाद ये जो घर का ओनर है वो क्या करता है? सूट कर देता है, सूट फाइल करता है। अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर क्या करता है? सूट फाइल करता है। किसके अगेंस्ट सूट फाइल करता है? इंजीनियर के अगेंस्ट, जिसने बताया था कि उसका घर 50 साल से पहले नहीं टूटेगा। उसने बताया था इंजीनियर ने, तो फिर भी 25 साल बाद क्यों टूट गया घर? इसीलिए जो घर का ओनर था वो इंजीनियर के अगेंस्ट सूट फाइल करता है कोर्ट में। तब इंजीनियर क्या करता है? खुद को सेव करने के लिए एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लेता है और कोर्ट में यह बोलता है कि मैंने बताया तो था कि 50 साल से पहले यह घर टूटेगा नहीं, लेकिन अर्थक्वेक इतना डेंजरस था, मतलब अर्थक्वेक इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि यह घर टूट गया। तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। दिस इज अ एक्ट ऑफ गॉड। ये जो कार्य है ये गॉड के वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि 50 साल पहले एक ऐसा अर्थक्वेक आएगा जिससे कि इसका घर टूट जाएगा। तो इसलिए मैंने 50 साल का टाइम दिया था, तो बीच में अर्थक्वेक आ गया, तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। इसमें फॉल्ट किसका है? गॉड का है। तो तुम जाके गॉड के ऊपर केस करो, मेरे ऊपर क्यों केस कर रहे हो? मैं तो इधर लायबल नहीं ठहराऊंगा। तो यहां पर डिफेंडर ने क्या किया? एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लिया और कोर्ट ने उसको लायबल भी नहीं किया, उसको एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत उसको क्या कर दिया गया? नॉट लायबल कर दिया गया। अब क्लियर है सबको? एग्जांपल समझने के बाद पता चल गया क्या है एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है ना? अब हम लोग थोड़ा डेफिनेशन को देखते हैं। एक्ट ऑफ गॉड का जो मीनिंग है उसको देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना? मैं एक बात तुम लोग को बोलता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग को और कहीं दूसरी जगह वीडियो को, मतलब दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा दूसरे किसी चैनल का, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना? इसके बाद आप लोग को एक्ट ऑफ गॉड दूसरी जगह पे सर्च नहीं मारना पड़ेगा, आप लोग को इधर ही समझ में आएगा एक्ट ऑफ गॉड क्या है, अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो, ठीक है ना? आज हम लोग थोड़ा मीनिंग को पढ़ते हैं। एक्ट ऑफ गॉड मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंस of circumstances which could not have been foreseen। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब एक्ट ऑफ गॉड एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंस है जिसके बारे में ह्यूमन बीइंग को पहले से पता नहीं रहता है या पहले से पता नहीं चलता है। एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंस है जो भगवान के द्वारा और नेचुरली होता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। क्लियर? पहला लाइन क्लियर? यहां से दूसरे लाइन पे आ जाओ। एक्ट ऑफ गॉड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड। एक्ट ऑफ गॉड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। एक्ट ऑफ गॉड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन एक्सीडेंट ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। एक्सीडेंट ड्यू टू नेचुरल कॉजेस डायरेक्टली एंड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब एक्ट ऑफ गॉड एक ऐसा चीज है, एक ऐसा एक्सीडेंट है, एक्ट ऑफ गॉड एक ऐसा एक्सीडेंट है जो नेचुरली होता है, जो कि नेचुरल कैलेमिटी की वजह से होता है, जो कि नेचुरल कॉजेस के वजह से वो एक्सीडेंट होता है। मैंने सेकंड जो मेरा जनरल डिफेंस था ना, जो कि था इनएविटेबल एक्सीडेंट, उसमें मैंने एक्सीडेंट के बारे में बताया था। उस एक्सीडेंट में क्या होता है?
ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, यानी कि वो लॉफुल काम कर रहा था, फिर भी वो एक्सीडेंट हुआ किसके मतलब किसके वजह से, ह्यूमन बीइंग की वजह से हुआ। लेकिन एक्ट ऑफ गॉड में कौन किसके वजह से एक्सीडेंट होता है, नेचुरल कैलेमिटी, मतलब ऐसा काम जो नेचुरली हो रहा हो, और नेचुरली हो रहा हो इसका मतलब जो काम गॉड के द्वारा हो रहा हो, गॉड के द्वारा कुछ काम हो रहा हो और उससे कुछ एक्सीडेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज कॉल्ड एज एक्ट ऑफ गॉड। मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया है मीनिंग, इसके बाद किसको एक्ट ऑफ गॉड अभी समझ में नहीं आया है। इसके बाद हम लोग इसेंशियल को डिस्कस करेंगे, उसमें तुम लोगों को और अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि कहां पे हम लोग एक्ट ऑफ गॉड को मानेंगे या कहां पे एक्ट ऑफ गॉड फुलफिल होगा। इसेंशियल जब डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में करेंगे, अभी मीनिंग समझ लो, इसके बाद हम लोग इसेंशियल डिस्कस करेंगे। तो मीनिंग सबको क्लियर है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ मीनिंग सबको क्लियर है। इसके बाद हम लोग इसेंशियल पे जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है इसके बाद हर एक बच्चा जो वीडियो देख रहा हो उसको हर एक बच्चा को एक्ट ऑफ गॉड का मीनिंग पता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, एग्जाम में जब आप लोग लिखोगे ना, अपने भाषा में लिखना। जैसे मैंने ये जो डेफिनेशन लिखा, ये मैंने अपने भाषा में लिखा है, माय ओन लैंग्वेज। तो अपने भाषा में अगर एलएलबी के पेपर में लिखोगे ना तो नंबर आपका ज्यादा आएगा। बुक का लैंग्वेज छोड़ो, बुक का लैंग्वेज से समझो, समझ के खुद के लैंग्वेज में उसको लिखो, तब आपको नंबर अच्छा आएगा, ठीक है ना। तो मीनिंग क्लियर। अब हम लोग इसके बाद इसेंशियल को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों को और से पता चलेगा। अब चलो हम लोग इसेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसेंशियल मतलब कहां पे हम लोग मानेंगे कि हाँ यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस हम लोग ले सकते हैं और एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस यहाँ पे फुलफिल होता है, उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। मैंने बोर्ड पे लिख दिया ताकि आप लोग का जो वीडियो है, हमारा जो वीडियो है वो ज्यादा लॉन्ग नहीं जाए, ठीक है ना। तो पहला एसेंशियल क्या है, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस। मतलब जो वर्क, मतलब जिस वर्क से प्लेंटिफ को लॉस हुआ है वो वर्क मस्ट बी नेचुरल होना चाहिए। मतलब जिस वर्क या कार्य के वजह से प्लेंटिफ को लॉस हुआ है या डैमेज पहुंचा है, उस कार्य मतलब वो जो वर्क है वो नेचुरल वर्क होना चाहिए। मतलब वो जो वर्क है वो नेचुरली होना चाहिए। नेचुरली का मतलब वो जो वर्क है वो गॉड के द्वारा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अर्थक्वेक, सुनामीज, फ्लड, हेवी रेनफॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर। फर्स्ट वाला इसेंशियल। आज सेकंड इसेंशियल। सेकंड इसेंशियल क्या बताता है, द ऑकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड नॉट वन विच कुड बी एंटीसिपेटरी। इसका मतलब है जो ऑकरेंस है, मतलब जो वर्क जो है ना, जो कार्य है उसका जो ऑकरेंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मलिटी। उसका ऑकरेंस क्या होना चाहिए, मतलब एबनॉर्मल होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल मतलब जैसे रेनफॉल हुआ तो हेवी रेनफॉल होना चाहिए, नॉर्मल रेनफॉल तो होता ही रहता है। अगर उसका डिफेंस लेकर डिफेंडेंट पहुंच गया कि रेनफॉल हुआ था इसलिए मेरा ये डिफेंस, मतलब इसमें इस केस में मैं लाइबल नहीं हूं, तो उस केस में वो इसका डिफेंस लेगा भी तो फिर भी वो केस हार जाएगा। इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो वर्ड है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंस है, इसको दिमाग में बैठा लेना। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंस होता है, वो अर्थक्वेक हुआ, रेनफॉल हुआ, फ्लड हुआ, सुनामी हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, तभी जाके आपका एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला वर्ड, इसको दिमाग में रखना, ठीक है ना। वन वीक विच कुड बी एंटीसिपेटरी, और जिसके बारे में हम लोग को पहले से पता नहीं था। एंटीसिपेटरी मतलब पहले से पता नहीं। जैसे एंटीसिपेटरी बेल पता है, एंटीसिपेटरी का बेल सुने हो आप लोग क्रिमिनल केस में, मतलब अरेस्ट होने से पहले एडवोकेट क्या करता है, कोर्ट से बेल लेके आ जाता है ताकि जो एक्यूज्ड है उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सके। इसका मतलब है एंटीसिपेटरी का बेल का मतलब है। तो यहाँ पे एंटीसिपेटरी का मतलब क्या, जिसको पहले से नहीं पता था। ऐसा ऑकरेंस, ऐसा कार्य
जिसके बारे में ह्यूमन बीइंग को पहले से नहीं पता था। यही था इसेंशियल। ये दो इसेंशियल जहां पे फुलफिल होगा वहां पे आप एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले सकते हो, यानी कि वहां पे डिफेंडेंट एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले सकता है। अब आ जाओ हम लोग एक केस लॉ को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एक लैंडमार्क केस लॉ है जो कि है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड। ये मार्सलैंड ये एक लैंडमार्क केस लॉ है अंडर एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है ना। पेन का इंक खत्म हो जा रहा है दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, दिखाई नहीं दे रहा है तो बताना मुझे, ठीक है ना। तो निकोलस और मार्सलैंड वाला केस में क्या हुआ, ये जो मार्सलैंड है इसका एक डैम है। निकोलस मार्सलैंड का क्या है, डैम है, ठीक है ना। तो क्या हुआ इस केस में, ये जो डैम है ना, डैम को मैं इधर देता हूं, यहां पे बनाता हूं। एक डैम है, ये जो डैम है, एक दिन क्या हुआ, हेवी रेनफॉल हुआ। क्या हुआ, इतना बारिश हुआ कि ये जो डैम है वो ओवरफ्लो होने के जगह पे चला गया। इतना बारिश हुआ, हेवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हुआ, ऑर्डिनरी बारिश नहीं हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हुआ। जैसे कि ये जो डैम का गेट है ना, इस डैम का जो गेट रहता है, डैम देखे हो ना तुम लोग, कहीं पे घूमने गए तो डैम देखे हो ना, डैम वगैरह, ठीक है ना। मैं तो कोलकाता से हूँ, मेरे यहाँ पे मेरे पास में एक डैम है, फरक्का डैम, वहां मैं देखा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो डैम है उसका गेट रहता है, ठीक है ना। जब भी ओवरफ्लो की जगह पे चला जाता है ना, तो डैम का गेट खोल दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इतना बारिश हुआ, खोलने का मौका ही नहीं मिला। क्या हुआ, ये जो गेट है ना ये सब टूट गया। टूट के क्या हुआ, पास ही में 3 पुल था, मतलब 3 ब्रिज था, ब्रिज सॉरी पुल नहीं, ब्रिज था। तो 3 ब्रिज क्या हुआ, किसका ब्रिज था, निकोलस का। वो तीनों ब्रिज इस पानी का ओवरफ्लो होने के बाद जो पानी का प्रेशर था, उस प्रेशर से ये ब्रिज क्या हुआ, टूट गया। ये ब्रिज क्या हुआ, टूट गया। जो डैम से जो पानी निकला ओवरफ्लो होकर, जो मतलब जो गेट तोड़ के जो पानी गया, किस लिए तोड़ के गेट टूटा, क्यों, क्योंकि बारिश बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट ऑफ गॉड में। ऑकरेंस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑकरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बारिश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ जिसकी वजह से गेट टूटा, और गेट टूटने के बाद निकोलस का ब्रिज भी टूट गया। कुछ ही दूर में निकोलस का ब्रिज था। तो इस केस में क्या हुआ, निकोलस केस कर देता है, सूट फाइल करता है मार्सलैंड के अगेंस्ट, कि मार्सलैंड के डैम के वजह से मेरा ब्रिज टूट गया। मार्सलैंड के डैम के ओवरफ्लो के वजह से मेरा ब्रिज टूट गया, तो मुझे अभी कंपेंसेशन देना पड़ेगा। कौन बोलता है, प्लेंटिफ। यहाँ पे प्लेंटिफ कौन है, निकोलस। ये है प्लेंटिफ, और मार्सलैंड कौन है, डिफेंडेंट, ठीक है ना। तो निकोलस बोलता है कि मेरा जो ब्रिज मेरा टूटा ना, उस ब्रिज के टूटने का मुझे मुआवजा देना पड़ेगा, यानी कि मुझे कंपेंसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे डैम के पानी के ओवरफ्लो होने से या टूटने से, बाढ़ आने से मेरा ब्रिज टूटा। तो यहाँ पे इस केस में क्या क्या करता है जो मार्सलैंड है, वो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लेता है, और कोर्ट पे क्या बोलता है कि ये जो मेरा डैम का गेट टूटा, ये जो डैम का गेट टूटा वो एक्ट ऑफ गॉड के वजह से टूटा। क्यों टूटा, एक्ट ऑफ गॉड के वजह से, क्योंकि रेनफॉल बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, और उसके बारे में मुझे पहले से पता नहीं था, और ये काम जो था वो पूर्णली नेचुरली था। नेचुरली का मतलब ये जो काम था, ये जो वर्क था, ये जो कार्य था, वो भगवान की तरफ से था, भगवान के द्वारा था। तो इस केस में मार्सलैंड को एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस मिल जाता है, और उसको रेमेडी या कंपेंसेशन देना नहीं पड़ता है। क्लियर सबको, यही था एक्ट ऑफ गॉड का पूरा कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताओ वीडियो खत्म होने के बाद कि किस किस को अभी भी एक्ट ऑफ गॉड समझ में नहीं आया। मैं आशा करता हूं कि इसके बाद हर एक बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं सभी को समझ में आया है, ठीक है ना। तो मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ हम लोग बहुत जल्दी लौटेंगे। थैंक यू सो मच।